ये कहानी है एक छोटे से गांव रायपुर की, जहां ईमानदारी और लालच की जंग हर रोज होती थी। इसी गांव में रहता था रमेश, जो एक बेहद गरीब लेकिन गांव में सबसे ईमानदार किसान था। रमेश अपने इस छोटे से झोपड़ी में अकेले रहता था। वैसे तो इंसानों से भरी इस दुनिया में रमेश का अपना कोई नहीं था, लेकिन एक बेजुबान गाय हमेशा एक साए की तरह रमेश के साथ रहती थी, जिसका नाम था चांदनी। चांदनी की वफादारी और समझदारी इतनी थी कि रमेश को कभी भी अपने जीवन में एक इंसान की कमी महसूस नहीं हुई। सदियों से इस गांव के किसानों ने बहुत ज्यादा मेहनत देखी थी, पर शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब इतनी सच्ची ईमानदारी और नैतिकता से कोई किसान अपनी किसानी करता होगा। रमेश रोजाना की तरह हाथों में हल लिए चांदनी के साथ खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ा। रमेश रोजाना की तरह अपने खेतों में निस्वार्थ भाव से खून पसीने एक करके मेहनत करना चालू कर देता है। वही चांदनी बिन कहे दूर रखे कुदाल को लाकर रमेश को देती है। हे धरती माँ, तेरी गोद में ही मेरा सब कुछ है। चाहे कितना भी दुख हो, तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा माँ। हे धरती, आज फिर तुझे अपने खून पसीने मेहनत से सींचूंगा। भले ही मैं भूखा रहूं, पर तेरे साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगा माँ। रमेश की बात सुनते ही चांदनी हल्की आवाज में रंभाने लगी, जैसे कि उसे भरोसा दिला रही हो। चांदनी, तू ही तो मेरी ताकत है रे। अगर तू ना होती तो मैं अकेला ये सब कैसे संभाल पाता। किसानों के मेहनत से भरे इस गांव में एक जमींदार रहता था, जिसका नाम था गिरवर सेठ। गिरवर सेठ बहुत चालक, चतुर और अपने काम को लेकर बहुत मतलबी इंसान था। सेठ जी को गांव के हर आदमी की कमजोरी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था, इसीलिए वह उस कमजोरी को अपना हथियार बनाकर गांव के किसानों से अपना काम निकलवाता था। और यही बीच रमेश की ईमानदारी उसका सबसे बड़ा शिकार था, क्योंकि रमेश कई सालों से मुखिया के बैलों से ही खेती करता था। इसीलिए रमेश मुखिया का कर्जदार भी था। रमेश को ना बोलना नहीं आता था, इसलिए मुखिया रमेश के ईमानदारी का भरपूर फायदा उठाता था। रमेश की मेहनत जितनी सच्ची थी, गिरवर मुखिया की चालाकी उतनी ही गहरी। और एक दिन अरे सुन लो रे सभी, इस बार की जो फसल है वो सब मेरे देख रेख में होगी, और इस बार मेरे खेत में रमेश हल चलाएगा। रमेश अपनी मेहनत से मेरा खेत सींचेगा। ये जो 3 बीघा जमीन मेरे घर के पीछे है, वहाँ कल से जुताई शुरू होनी चाहिए, और ये काम करने की जिम्मेदारी मैं रमेश को देता हूँ। सेठ जी के जुबान से रमेश का नाम सुनते ही सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हर बार सेठ जी रमेश को 10 मजदूरों की काम अकेले कराता था, और मजदूरी एक मजदूर की भी नहीं देता था। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत कहाँ कि सेठ जी की बातों को काट सके। लेकिन रमेश ने हिम्मत जुटा करके अपनी बात सामने रखी। लेकिन मुखिया जी, मेरा खेत भी तो हल चलाए बिना खाली पड़ा है। मेरा खुद का खेत भी जोतना है, और मेरी चांदनी भी बीमार है। अगर आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे देते तो मैं अपने खेत का सारा काम खत्म करके आपके खेत में काम शुरू कर लेता सेठ जी। अरे चुप, गरीब कहीं का। कितनी बहानेबाजी करता है रे तू। तुझे 2 मुट्ठी अनाज दे रहा हूँ, वही बहुत है। तू मेरी जमीन पर काम करेगा, और वो भी कल से। तेरी जैसी मजदूरी करने वाले की औकात ही क्या है। पूरा गोलू का बैल ही तो है तू।
तेरे जैसे गरीब को मैं इतना काम दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है, वरना तेरी औकात ही क्या है, गरीब कहीं का। कल आ जाना हल लेकर सुबह से। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। आप कह रहे हो तो बिल्कुल सही बात होगी। ठीक है, मैं कल सुबह से आपके खेतों में काम चालू कर दूंगा। अरे आज्ञा तो माननी ही होगी ना तुझे, मेरे जितना अक्ल कहाँ है तुझमें। और सुन, काम पूरा होने से पहले तुझे कहीं और हल लगाने की इजाजत नहीं है। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक तेरे मेहनत खून पसीना का एक एक बूंद मेरे खेत को सींचते रहना चाहिए। अगली सुबह रमेश मुखिया के दोनों बैलों और हल को लेकर चांदनी के साथ खेत आ जाता है। रमेश को पता था कि ये काम उसके शरीर को तोड़ देगा, लेकिन उसके अंदर पल रहे ईमानदारी और नैतिकता की आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। और चांदनी भी मानो उसकी तकलीफ में बराबर की साझेदार बन गई थी, जो रमेश को काम करते देख बिन कहे अपने सर में हल लेकर रमेश के पास आती है। चांदनी, तेरा भी बोझ बढ़ा दिया मैंने, लेकिन मेरे पास कोई और सहारा भी तो नहीं है। एक तेरे ही भरोसे तो हूं मैं। तू साथ नहीं देगी तो और कौन मेरा साथ देगा। थोड़ी देर बाद रमेश वही मेहनत और लगन से खेत जोतना चालू किया, लेकिन सेठ गिरवर के खेत की मिट्टी बिल्कुल उसके स्वभाव के जैसे ही इतनी कड़क और सूखी थी कि हल भी मुश्किल से चल पा रहा था। और थोड़ी देर बाद, हे भगवान, ये कितनी सख्त कड़क जमीन है। इस पर तो हल भी नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। मैं इस धरती मां को अपनी खून पसीने से जरूर सिंचूंगा। मजबूत करहक जमीन होने के बावजूद भी रमेश दिन रात मुखिया की जमीन में हल चलाते रहा। इतने तकलीफ के बाद भी उसने एक भी बार शिकायत अपने जुबान पर आने नहीं दिया। शाम होते ही रमेश हाथों में हल लिए चांदनी के साथ घर की ओर आने लगते हैं। अगली सुबह रमेश फिर से जमींदार सेठ के खेतों में हल चलाने के लिए आ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर रमेश की इस ईमानदारी स्वभाव पर सेठ गिरवर का क्रूरतापूर्ण काम देख किसी को सहन नहीं हो रहा था। गांव के कुछ लोग दूर से रमेश को दया भाव की दृष्टि से देखते थे। गांव के लोग जानते थे कि मुखिया रमेश के साथ अन्याय कर रहा है। सबको पता था कि ये मजदूरी नहीं, शोषण था, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि मुखिया से सवाल कर सके। किसानों में मुखिया का इतना डर था कि उससे बात करना तो दूर, कोई नजर मिलाने तक की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और रमेश को तो उसकी ईमानदारी ने जुबान खोलने से रोक रखा था। बेचारा रमेश कितना ईमानदार और सीधा है। दिन रात खेतों में मेहनत से काम कर रहा है। देखकर ही बहुत तरस आ रहा, लेकिन इस मुखिया से कौन भिड़े। लेकिन भाई, हम अगर ऐसे ही चुप रहेंगे तो ये अन्याय तो और बढ़ता जाएगा। सेठ जी आज रमेश पर अन्याय कर रहे, ऐसे ही चलता रहा तो कल हम पर भी यही अन्याय होगा। हमें थोड़ी हिम्मत बरतनी चाहिए भाई। समय आगे बीतते गया और रमेश ईमानदारी से बिन कुछ कहे सारे अन्याय को सहता हुआ सेठ के काम को करते चला गया।
रमेश की काया अब जवाब देने लगी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी झुकी न थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक दिन रात काम करके रमेश थक हार कर नीचे गिर जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी कभी पेट भर भोजन नहीं, कभी इज्जत नहीं। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? रमेश बेटा, तू कोई और काम कर ले। मुखिया का इतना बोझ मत उठाया कर। मुखिया तेरी ईमानदारी और सच्चाई का फायदा उठा रहा और तेरे से अकेले 10 मजदूरों का काम करा रहा बेटा। लेकिन मुझे तो सिर्फ ईमानदारी करनी आती है अम्मा। अगर किसी का काम अधूरा छोड़ दूं तो उस रात चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। मेरा मन बेचैन रहता है। लेकिन बेटा, ईमानदारी भी तब तक अच्छी लगती है जब तक जान सही सलामत है। तू इतना दिन रात मेहनत करता है, अचानक ऐसी कुछ हो गया तो पछताने तक का समय नहीं मिलेगा बेटा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को संभाल। शिरवर सेठ बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि रमेश की मजबूरी ही उसका सबसे बड़ा ताकत है। इसीलिए सेठ जी रमेश की ईमानदारी और नैतिकता का जितना हो सके उतना फायदा उठाने की हमेशा फिराक में रहता था। और इसी फिराक के चलते अब उसने एक नई योजना बनाई थी ताकि रमेश से और अधिक काम ले सके। देख रही हो यशोदा, मेरे चालाकी और होशियारी से भरे दिमाग की कमाल। कैसे रमेश अब टूटने ही वाला है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से झुकेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। अब तू देखना, कल से मैं उसको अपने घर के भी सारे कामकाज कैसे करवाता हूँ। अरे यही तो फायदा है ऐसे लोगों से काम कराने का। काम भी अधिक और आमदनी भी कम। लेकिन बेचारा इतना सारा काम आखिर कैसे करेगा जी? सुबह से तो दिन भर खेतों में काम करता ही है, फिर यहाँ आकर घर का काम भी करेगा। इतना सारा काम, वो भी अकेला। आखिर वो भी तो इंसान ही है ना। थोड़ी सी तो दया रखिए जी उसके लिए। अरे वो सब काम करेगा, मैं कराऊंगा उसे सारा काम, और उसकी ये ईमानदारी उसे इनकार करने ही नहीं देगी। तू देख लेना। वहीं दूसरी तरफ रमेश दिन भर का काम करके शाम होते ही थका हारा चांदनी के साथ घर की तरफ आने लगता है। दिन भर के काम से थका हुआ रमेश का पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। रात का सन्नाटा भी रमेश की तकलीफ को कम नहीं कर पा रहा था। भूखे पेट उसकी आंखें बस एक सवाल पूछती रहीं, क्या ईमानदारी जीवन का यही फल है? जितना परेशान रमेश था उतना ही परेशान चांदनी भी थी। रमेश के तकलीफ को देखकर चांदनी को एक पल का आराम नहीं था। वो बार बार रमेश के इर्द गिर्द घूमते रहती थी। रमेश खुद तो भूखा था, लेकिन उन्होंने चांदनी के लिए बहुत सारा चारा लाकर रखा था। लेकिन रमेश के तकलीफ को देखते हुए चांदनी ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया था। ऐसा लग रहा था मानो अपनी निस्वार्थ वफादारी से इंसानियत को आईना दिखा रही हो। चांदनी, तू क्यों भूखी है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं।
उधर देख, मैं तेरे लिए कितना सारा चारा लेकर आया हूं, जा खा। तू क्यों 2 दिन से खाना नहीं खाई है? मैं क्या करूं चांदनी, तू भी तो मेरी तरह मजबूर है। अगर मेरे पास कुछ और होता तो मैं तुझे आराम दे सकता था, लेकिन मेरे पास तो कूंच नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देख, तू आज भी मेरी साथी है। तेरे बिना मैं कब का हार गया होता। तू है तो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। तू मेरे दुख को सुनती है, समझती है, उसी से मेरे सारे दिन भर की थकावट छू मंत्र हो जाती है चांदनी। इंसान जब बुरी तरीके से टूट जाता है तो उसको अपना दर्द बांटने और समझने के लिए एक रिश्ते की जरूरत होती है। कोई किसी का दर्द नहीं हरता, लेकिन जब कोई हमें समझने लगता है तो बेशक हमारी परेशानी हल्की होने लगती है। रमेश और चांदनी के रिश्ते ने यह साबित करके दिखाया था। अगली सुबह रमेश हाथों में हल लिए चांदनी के साथ फिर से सेठ की गुलामी करने उसके खेतों में पहुंचे। रमेश खेत में पहुंचकर हल चलाने ही वाला था कि तभी सेठ गिरवर का नौकर भागते हुए रमेश के पास आया। रमेश, आज से तेरे जिम्मे में एक और काम आया है। मुखिया जी का हुक्म है कि उसके घरों में बहुत सारा काम है, जिसके लिए तुम्हें बुलाने भेजा है। लेकिन भाई, कल रात से मैंने कुछ खाया भी नहीं और आज तो बहुत सारा खेत में हल चलाना है मुझे। अरे, तू ऐसे ज्यादा जबान चलाएगा तो मुखिया जी तेरी चांदनी को अपने गौशाला में बांध लेंगे। फिर तू रोता रहेगा ऐसे अकेले घर में बैठे बैठे। चांदनी को बांध लेने की बात सुनते ही रमेश डर से कांप जाता है और रमेश धीरे धीरे एक बार फिर अपनी मजबूरी के चलते काम के लिए राजी हो जाता है। ठीक है भाई, मैं मुखिया जी के घर का काम भी करूंगा। हर सुबह जैसे रमेश की उम्मीद पर एक और बोझ रख देती थी, और ये बोझ अब सिर्फ मजदूरी का नहीं, अपमान का भी था। चांदनी को भी जैसे सब समझ आता था, पर उसकी बेबसी भी रमेश जैसी ही थी, बस खामोश रहना। कुछ समय बाद रमेश मुखिया के घर काम करने पहुंच गए। जिन हाथों ने धरती सींची थी, वही हाथ अब मुखिया के घर को सुंदर बनाने में लगे थे, और रमेश की आत्मा अब हर चोट पर चीख रही थी। हे ईश्वर, अगर तू कहीं है तो देख, मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करी। फिर क्यों मेरी मेहनत का फल अपमान है भगवान। चांदनी, अगर मैं नहीं रहा तो तुझे कौन देखेगा? तेरी इस खामोशी भरी तकलीफ को कौन समझेगा? कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग रमेश के पास आने लगे। हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर रहकर भी किसी का दर्द चुपचाप समझते रहते हैं, भले ही वे ज्यादा कुछ कर न सके। रमेश बेटा, हम जानते हैं तुझे बहुत सारा काम मिला है और तू अकेला कितना काम करेगा। कुछ काम हम भी संभाल लेंगे। हाँ भाई रमेश, भले ही हम मुखिया से बहुत डरते हैं, पर तेरा दुख हमसे देखा नहीं जाता भाई।
कुछ काम हम भी कर देते हैं, तेरा भी थोड़ा मदद हो जाएगा। रमेश सबकी बात को सुन के भावुक हो जाता है। सभी की बात को सुनकर रमेश को ऐसा लगा जैसे उसका कोई अपना हो। आप लोग तो भगवान हो मेरे लिए। अभी तक मेरा ऐसा मदद किसी ने नहीं किया। आप लोग तो सच में धन्य हैं। चिंता मत करो बेटा, हम सब मिलकर ये काम को पूरा करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा सहारा भी डूबते इंसान को तिनके का सहारा बन जाता है। उस दिन रमेश की आत्मा को पहली बार किसी ने सहलाया था। कहते हैं, जब दूसरों का दुख बांटने वाला कोई मिल जाता है, तब अत्याचारियों का अपनी ताकत खोने का भय बढ़ने लगता है। सब सही चल रहा होता है, तभी अचानक अरे ओ, ये क्या तमाशा है? किसकी इजाजत से तुम लोग मेरे काम में इस गरीब का हाथ बंटा रहे हो? मुखिया जी, रमेश बहुत थक गया था। हम बस थोड़ी मदद कर रहे हैं ताकि इसका काम जल्दी पूरा हो सके। मदद? तुम लोगों की इतनी हिम्मत? लगता है तुम सबको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, तब अक्ल ठिकाने आएगी सबकी। मुखिया जी, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ये सब मेरे कहने पर थोड़ा मदद कर रहे हैं। चुप, गरीब कहीं का। तूने इतने दिन मेरी गुलामी करके क्या सोचा है कि मैं तुझे इनकी नजरों में महात्मा बना दूंगा? अरे मुझसे चालाकी करता है। और कहां है तेरा इतना दिन के ईमानदारी जीवन का इनाम? तुझे तो मैंने अनाज भी कम दिया, पर तू तो भगवान का नाम लेके सब सह रहा है। मुखिया जी, मेरी मेहनत का इनाम भगवान देगा और आपका अन्याय भी वही देख रहा है। भगवान भगवान भगवान? अरे भगवान से पेट भरता है क्या तेरा? और सुन ले, कल से तू मेरे घर की दालान भी साफ करेगा, और अगर किसी ने इसकी मदद की तो उसे गांव से बाहर कर दूंगा। लोगों का साथ मिलते ही रमेश के अंदर जैसे हिम्मत जाग उठी और मन ही मन अब सेठ के प्रति गुस्सा बढ़ते जा रहा था। चांदनी, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है। मेरे वजह से तुझे भी भूखा रहकर अपमान सहना पड़ रहा है, और अगर मैं ऐसे ही चुप रहा तो तू भी चुप रहेगी और हमारे साथ ना इंसाफी ऐसे ही बढ़ते जाएगी। अगर मैं सिर उठाऊंगा तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। ईमानदारी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। कभी कभी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी सच्चाई का हिस्सा होता है। उस रात रमेश ने पहली बार मन ही मन प्रतिज्ञा की, ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। कल मैं मुखिया को सच सच कह दूंगा कि अब और नहीं, मैं अब और आपकी गुलामी नहीं करूंगा। मेरा भी आत्मसम्मान है और मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा। कई बार एक कमजोर आदमी का सच बोलना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रमेश आज बिना डरे अपने आत्मसम्मान को बचाने के इरादे से आ रहा था। सालों से गुलामी करते रमेश को हाथ जोड़ने की आदत थी, लेकिन आज वो हाथ जोड़ने से भी नहीं जुड़ रहे थे, क्योंकि आज लड़ाई सर झुकाने की नहीं बल्कि सर उठाने की थी।
मुखिया जी, मैंने आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत की। आपके कामों के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगाई, पर अब मैं और आपकी गुलामी नहीं करूंगा। क्या कहा रे तूने? तूने मना किया, जबकि तुझे पता है ना मेरे पास कितनी ताकत है और मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, पर मेरी भी इज्जत है। अपनी मेहनत का अपमान अब मैं नहीं सहूंगा। अच्छा, इतनी हिम्मत तेरी कि अब तू मुझे काम से मना करेगा? सोच ले, तेरी चांदनी मेरे कब्जे में चली जाएगी। गौशाला में बांध दूंगा तेरी चांदनी को, फिर रहना अकेले। सेठ जी की बातें सुनते ही चांदनी गुस्से से तलमला उठती है, लेकिन अपनी मालिक की शांत स्वभाव के कारण अपने गुस्से को काबू करके अपने जगह से टस से मस भी नहीं होती। अगर मुझे अपनी मेहनत का हक नहीं, इज्जत नहीं, तो कुछ भी ले जाइए सेठ, लेकिन अब मैं आपका गुलामी नहीं सहूंगा। सो उस दिन रमेश ने सिखाया कि झुको इतना जितना कि तुम गलत हो। हद से ज्यादा झुकना भी सामने वाले की गलती को बढ़ावा देना होता है। अपने हक के लिए रमेश का इतनी हिम्मत से बोलना गांव में बदलाव की पहली शुरुआत थी। रमेश को बोलते देख गांव वालों में भी हिम्मत आने लगी और वर्षों से सह रहे अपमानों से हिम्मत करके गांव वालों ने बोला, मुखिया जी, सच में आप कब तक किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे? एक आदमी को आप 10-10 आदमी का काम कराते हो। आखिर रमेश भी तो एक इंसान है। अरे अरे अरे, चुप रह तू। ये मेरे खेत मेरे घर का मामला है, मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी। मुखिया जी, रमेश के बिना तो आपका खेत कभी इतना हरा भरा होता भी नहीं और आप उसे ही भूखा रखते हो। ये सही नहीं है मुखिया जी। मुखिया जी, रमेश ने बहुत सही बात बोला है और अब रमेश अकेला बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सब उसके साथ हैं। सारे गांव वाले का अचानक इतना हिम्मत देख मुखिया का चेहरा फीका पड़ गया था। मुखिया अब किसी से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। कभी कभी किसी एक की ईमानदारी और साहस पूरे गांव की आत्मा को जगा देती है, और रमेश ने वो साहस करके दिखा दिया था। पलक झपकते पूरा गांव रमेश की तरफ हो गया था। रमेश, हमने तेरा दर्द बहुत दिन तक देखा है भाई, पर तेरे जैसे गरीब किसान की सच्चाई ने आज हमें भी हिम्मत दी। हाँ भाई रमेश, हम सब अब तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। हम सभी अब तुम्हारे साथ हैं भाई। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी को मैं अब और कुचल नहीं सकता। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफी चाहिए। मुखिया जी, मैं कोई दुश्मनी नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अब कोई गरीब किसान अपमानित ना हो। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, बस सम्मान और इंसानियत की उम्मीद की थी। मैं वचन देता हूँ, आज से गांव का कोई मजदूर बिना मजदूरी के नहीं रहेगा। किसी के साथ मैं कोई अन्याय नहीं होगा। सभी को काम के बदले बराबर मजदूरी मिलेगी और अभी तक मैंने जो भी गलती करी है उसके लिए मुझे माफ करिए। अगली सुबह रमेश के लिए एक नई सुबह थी। ईमानदारी ने रमेश को उसकी इज्जत खुद लौटाई थी। रमेश चांदनी के साथ हाथों में कुदाल लिए खेत के लिए निकल पड़े। चल चांदनी, अब हम अपने खेतों में मेहनत करेंगे और यह मेहनत अब सिर्फ हमारे लिए है। अब हम किसी के गुलाम नहीं। रमेश अपने खेतों में मेहनत करना चालू कर देता है और वहीं चांदनी खुशी से नाचने लगती है। ईमानदारी ने जीत हासिल की और रमेश की कहानी एक इंस्पिरेशन की कहानी बन गई थी, जो ये बताती थी कि सच्चाई कितनी भी दबाई जाए लेकिन एक दिन उभरती जरूर है।
वहीं चांदनी की दोस्ती यह सिखाती है कि अगर सच्चाई को वफादारी का साथ मिले तो कोई भी अत्याचारी ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ रमेश की जिंदगी सिखाती है कि इंसान की असली पूंजी उसका चरित्र होता है। इंसान की ईमानदारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है, और उससे भी बड़ी बात, एक इंसान के आत्मसम्मान से बड़ा कोई मोल नहीं होता।